नमस्कार। आइए हम फिर शिवमंगल सिंह सुमन जी की जो उनकी कविता है चलना हमारा काम है, उनकी अगली पंक्तियों का अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं। कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि कुछ कह लिया, ठीक है। देखिए, कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। अर्थात देखिए, बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचारधाराएं हैं ना। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि वैवाहिक जीवन जो है वो व्यक्ति के लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक है ना। लेकिन ये शिवमंगल सिंह जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। उनका यह विचार है, इन पंक्तियों के माध्यम से अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। आप यहाँ से देखें, अच्छा हुआ तुम मिल गई। अर्थात जो इस समाज के द्वारा वैवाहिक संबंधों को बनाया गया है उसे वो अच्छा कह रहे हैं। तुम मिल गई अर्थात अपने पत्नी के लिए वो कह रहे हैं कि ये हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा हुआ। या आप ऐसा समझें कि वो सभी प्राणियों के लिए कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राणी के लिए बहुत अच्छा होता है उनके अनुसार कि उनका वैवाहिक संबंध स्थापित होता है संसार में और उन्हें एक जीवन साथी मिलता है, एक दूसरे को एक जीवन साथी मिलता है। तो वो उस जीवन साथी के लिए वो कहते हैं कि वो जीवन साथी संसार में बाधक नहीं बल्कि साधक है। अर्थात हमारे लक्ष्य प्राप्ति में वो सहायता करता है। अब किस प्रकार से वो सहायता करता है, तो पहली पंक्ति में वो देखिए क्या कह रहे हैं कि कुछ कह लिया। कुछ कह लिया अर्थात इस संसार में जब प्राणी जन्म लेता है तो वह जब जीने लगता है, एक माता पिता की छत्र छाया के बाद जब वो थोड़ा युवावस्था में आता है तो उसके जीवन में जो भी समस्याएं, दुख और सुख आते हैं वह अकेला तन्हा उसे सहन करता रहता है। यदि वह वैवाहिक संबंधों में वो जाता है तो कभी ऐसा मान रहा है कि उसके मन में जो सांसारिक पीड़ा या सांसारिक खुशी होती है वह किसी अपने सगे संबंधी से उसे वो बांटता है। तो ऐसे व्यक्ति से शेयर करना चाहिए जो हमारे विचारधाराओं को समझे, जो अपने तक सीमित रखे, जो उन बातों को कहने से उसे भी यह एहसास हो कि वो बातें यदि कह दी जाएंगी तो जिसकी बातें हैं उसके साथ साथ कहने वाले का भी अपमान हो जाएगा। तब वह उन बातों को नहीं कहता है किसी से और उन बातों को सुनता है और प्लस उन परिस्थितियों में सहने की क्षमता अपनी बातों के माध्यम से प्रदान भी करता है ना। उनके कहने का मतलब अन्य लोग अगर जो समाज में हैं, कभी कह रहा है यदि हम उनसे अपने दुख सुख को बांटते हैं, मनोभावों को कहते हैं तो कहीं न कहीं वह हमारे मनोभावों का मजाक भी बना सकते हैं, उपहास भी कर सकते हैं, किसी और से कह भी सकते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति का जो भाव है उसका सम्मान नहीं अपमान हो जाएगा, उपहास हो जाएगा। तो उनके अनुसार इस समाज में एक गृहस्थ जीवन की स्थापना एक व्यक्ति के लिए, एक स्त्री के लिए, एक पुरुष के लिए श्रेष्ठतम विषय है, क्योंकि उसे एक ऐसा व्यक्तित्व मिल जाता है जिससे वह अपने विचारधाराओं को विश्वास के साथ व्यक्त कर सकता है, उससे कह सकता है। तो कह लिया अर्थात कहना भी चाहिए और कुछ सुन लिया, और जिससे हम अपनी बात कह रहे हैं इतने विश्वास के साथ उतना ही विश्वास पात्र हमें स्वयं भी होना चाहिए कि हम उसके भी मनोभावों को, उसके भी जीवन में आने वाले दुख सुख को सुने, सहें और सहयोग प्रदान करें। तो ऐसे में कवि का तात्पर्य यह है कि कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। बोझ मतलब मानसिक तनाव, जो एक खुशी भी ऐसी चीज़ होती है जो व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं होती है। बहुत खुशी मिल जाने पर भी व्यक्ति जो है वो अपने व्यक्तित्व को खोने लगता है।
समाज में उपहास का पात्र बनने लगता है। तो वो कब ऐसा हो जाएगा? जब वह अपनी खुशी को किसी से बताएगा। तो वो बताए किससे? क्योंकि जिससे बताएगा वो समझेगा कि ये इनको बहुत अपनी परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा इनको गर्व हो रहा है, ऐसा डर भी रहता है। तो ऐसे में कह रहे हैं कि जो अपने लोग होते हैं, जो अपना निजी संबंधी है, जो अपना परिवार है, जो अपनी पत्नी है, जो अपना पति है, उससे अपनी बातें हम निश्चिंत रूप से अपने सुख को, अपने दुख को बता सकते हैं। और जिससे कुछ बोझ अपना बढ़ गया, अर्थात जो मन के मेरे बोझ हैं, जो हमारे लक्ष्य में जाने में बाधक थे, क्योंकि हम अपने लक्ष्य की तरफ जब आगे बढ़ने लगते हैं और इसके बीच में दुख सुख जब आता है, तो समाज में बात तो बहुत बड़ी लिखी गई है। समाज में देखने को मिलता है कि कोई दुख किसी को उसके लक्ष्य से बहुत विचलित कर देता है, वो डिप्रेस हो जा रहा है, देख रहे हैं समाज में ना। तो लेकिन अगर ऐसा विश्वस्त व्यक्ति है जिससे हम अपनी बात सैकड़ों बार कह दें और उसकी बात सैकड़ों बार सुनने की सामर्थ्य रखें, तो शायद इन सब परिस्थितियों से व्यक्ति बच सकता है और उसने अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाया है, संसार में किस लिए आया है, क्या करने आया है, क्या क्या करना चाहिए, कहाँ किस प्रकार से, ये सारी बातों का बोध उसे सदैव बना रहेगा। ठीक है, ये सारी बातें उसे उसके जीवन में बाधक नहीं होंगी। इसलिए कवि कह रहा, अब तीसरी लाइन पे आ जाइए, अच्छा हुआ तुम मिल गई। तो ये सारी जो समस्याएं थीं उनके समाधान के लिए वो कह रहे हैं कि अच्छा हो गया जो हमारे जीवन में इस संसार द्वारा गृहस्थ जीवन अपनाने की प्रणाली है, वो एक व्यक्ति के लिए अच्छा है। उनके अनुसार यह साधक है, यह बाधक नहीं है। ठीक है, तो इससे आदमी मानसिक रूप से स्वास्थ्य की अनुभूति करता है, घर में अपने आनंद की प्राप्ति करता है और समाज में उपहास का पात्र नहीं बनता और अपने लक्ष्य की तरफ लगा रहता है। तो आगे लिखा हुआ, कुछ रास्ता ही कट गया। तो ऐसा रास्ता कट गया जो कठिन था, जो समस्याग्रस्त था, जिससे अकेले जिया नहीं जा सकता था। ऐसा जो जीवन का कुछ पल था, रास्ता मैंने आपको पहली पंक्ति में बताया। तो ये जीवन से संबंधित बातें लिखी गई हैं। तो जीवन के ऐसे कुछ पल जो हमारे द्वारा अकेले काटे नहीं जा रहे थे, हमारे द्वारा अकेले जिए नहीं जा सक रहे थे, समाज में हम जो है अपने मनोभावों को व्यक्त नहीं कर सकते थे, अपने बहुत अधिक दुखों को, सुखों को। तो इन सब बातों को आपस में मिल बैठ के जो बांट लिया जाता है, मानो जिंदगी के कुछ ऐसे कठिन पल वो आपस में मिल के सह लिए जाते हैं। तो उसी के लिए लिखा गया है, कुछ रास्ता ही कट गया। किस प्रकार से हमारे जीवन के कुछ कठिन पल आसानी से गुजर गए, जो हम सहन कर पाए और जीवन में आगे बढ़ पाए। लेकिन अब ये जो सारी बातें लिखी हुई हैं, इनके लिए ये जो लास्ट आपकी 5वीं लाइन है, ये एकदम अलग बना देती है। तो कवि कह रहा है कि ये सारी बातें तो हैं जीवन में, ये सब अनिवार्य हैं, होना चाहिए, लेकिन जो है ये वाली लाइन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सभी लाइनों का खंडन कर रही साथ में। अर्थात इन्होंने अपना वक्तव्य तो दे दिया कि अच्छा हुआ तुम मिल गई, लेकिन ये लाइन बता रही है कि जो मिल गई ये कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहे हैं, अभी तो जो बातें बताएं कह रहे हैं कि क्या राह में परिचय कहूँ, राह ही हमारा नाम है। अर्थात गृहस्थ जीवन अपनाने के बाद भी हमेशा व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए कि वह एक गृहस्थ नहीं, वह किसी का पिता, किसी का पति, किसी का भाई, या जितने भी रिश्ते होते हैं उन रिश्तों से कहीं बढ़कर उसका उद्देश्य इस संसार में बताया गया है कि वह मात्र एक राही है। राही अर्थात वह ईश्वर के यहाँ से चला हुआ है और इस संसार में अपने पथ को पूरा कर रहा है, अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहा है, पुनः लौटकर उसे उस ईश्वर तक जाना है। तो कवि का तात्पर्य है, यह संसार मात्र एक रास्ता है, जो सफ़र यह आत्मा कर रही है इस संसार में, उसके बाद लौटकर उसे ईश्वर तक पहुंचना है। तो जैसे एक पथिक होता है, वो किसी गंतव्य से निकलता है और किसी स्थान से निकलता है और किसी गंतव्य तक पहुंचता है। रास्ते में वो गुजरने के लिए बीच में अन्य पथिकों से अपना संबंध बना लेता है, जिससे रास्ता अच्छे से कट जाए।
लेकिन उसका यह उद्देश्य उसके दिमाग से कभी नहीं भटकता कि उसे जाना कहाँ है। उसी प्रकार से यह एकदम अमूल्य लाइन है कि जिसकी कीमत नहीं अदा की जा सकती। कवि की महत्वपूर्ण लाइन है कि प्रत्येक व्यक्ति को हर संबंधों को निभाने के साथ साथ यह स्मरण रखना चाहिए कि उसका उद्देश्य ईश्वर द्वारा यहाँ पर जो भेजना था और फिर उसे लौटकर ईश्वर तक जाना है। इसीलिए कवि कह रहा है वह मात्र, उसका कोई परिचय नहीं, अपने को इतना परिचित नहीं हो जाना चाहिए कि अपने उद्देश्य से हम भटक जाएं। हम मात्र एक राही हैं। इस रास्ते में अन्य लोगों से संबंध मात्र रास्ते को पूरा करने के लिए है, क्योंकि राही हमारा नाम है। हम मात्र एक पथिक हैं और यह पथिक इस संसार में आता है, अपने उद्देश्य को पूरा करता है और पुनः उसी ईश्वर तक चला जाता है। इस दौरान वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपने को संतुलित बनाने के लिए जो भी रिश्ता बनाता है उसके लिए साधक है निश्चित रूप से। लेकिन कवि का तात्पर्य तब साधक हैं जब हम उन रिश्तों में लिप्त नहीं होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम उन रिश्तों के लिए, उनकी खुशियों के लिए हम अपने जीवन को नष्ट कर दें, अपने उद्देश्य को नष्ट कर दें, अपने अस्तित्व को नष्ट कर दें, तो निश्चित रूप से वो रिश्ता अच्छा नहीं होता। लेकिन रिश्ता तभी तक अच्छा है जब हद तक हम अपने उद्देश्य को हमेशा याद रखते हैं। इसलिए हमेशा हमें अपने जीवन के लक्ष्य को याद रखना चाहिए। क्यों याद रखना चाहिए? क्योंकि लास्ट लाइन है, चलना हमारा काम है। यदि हम अपने उद्देश्य को भूल जाएंगे, संसार में भटक जाएंगे, हमारे द्वारा अनैतिक कार्य हो जाएंगे, अपनों के लिए हम गलत कदम उठा देंगे, तो ये सफ़र जो है, जो हमारी सांसें हैं, यह गतिमान हैं, ये बढ़ती चली जाएंगी, हम अंत की तरफ चले जाएंगे, वो हमारा इंतज़ार नहीं करेंगी। इसलिए हमें बहुत सतर्कता के साथ इस संसार में अपने जीवन को बिताना चाहिए और अपने उद्देश्य को सदैव याद रखना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से कवि ने बहुत सुंदर तरीके से अपने मनोभावों को प्रकट किया है, बहुत अच्छे से व्यक्त किया है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और जो है मेरा यह विचार है, कभी कभी हम देखते हैं बच्चों में प्रायः देखा जाता है बेसिक जानकारियाँ जो हिंदी की हैं, व्याकरण से संबंधित, वो उनको नहीं रहती हैं। उन्हें व्याख्या आ जाती है, उन्हें क्वेश्चन का आंसर आता रहता है। तो बहरहाल हम आपको समझाएंगे कि प्रश्न समझा कैसे जाएगा, उसका वास्तविक उत्तर कैसे होगा। ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो बाद में हम प्रश्नोत्तर भी बताएंगे। लेकिन हमारी विशेष मंशा है कि हम हिंदी जगत के लिए एक हमारा छोटा सा प्रयास रहे कि हिंदी में जो अशुद्धियाँ होती हैं लेखन की, उसकी विशेष बातें हम आप तक पहुंचाएं, और ऐसा प्रयास हम अवश्य करेंगे। आप लोगों का साथ रहा तो आप लोग भी सफल होंगे निश्चित रूप से। आज का वीडियो बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।